बाजार बोलता है। इसमें पहले एफ आईज डी आईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि किस तरह का डेटा उनका रहा फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल इंडिसेस के बारे में और साथ ही हम पढ़ेंगे टॉप गेनर्स और लूजर्स के बारे में। तो एफ आईज खरीदारी की तरफ लौटते हुए दिखाई दिए, डी आईज लगातार खरीदारी कर ही रहे हैं। तो फ्राइडे का सेशन हमने देखा भी था, एक शानदार सेशन देखने के लिए मिला और इम्पैक्ट भी है, और एफ आईज डी आईज की तरफ से करीब 3400 करोड़ की बाइंग होती हुई दिखाई दी। अब ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ग्लोबली खबरें पॉजिटिव ही चल रही हैं। उनका भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्यों स्ट्रेंथ बन रही है और क्यों आगे पॉजिटिव चीज़ें ही दिख रही हैं। डाउ करीब 97 अंक बढ़कर बंद हुआ फ्राइडे के सेशन में। शंघाई में स्ट्रेंथ है करीब आधा फीसदी की, हैंगसेंग में करीब 1% का उछाल है। निकाई और कोस्पी में जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। टॉप गेनर्स पर नज़र डालें तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं, जो शेयर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस मार्केट में, ग्रेविटा करीब 9% ऊपर, डायनामिक टेक यहाँ पर करीब 9% का उछाल, बॉम्बे बर्मा ये लास्ट वीक किसी हमारे गेस्ट ने कॉल भी दी थी, हम चेक कर लेंगे, 8.25% ये ऊपर है। कैपलिन पॉइंट यहाँ पर करीब 7% का उछाल है, और आइनॉक्स ग्रीन लगातार अच्छी तेजी में एक काउंटर बना हुआ है, करीब 7% का उछाल इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। और टॉप लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज की स्ट्रेंथ वाले मार्केट में चल नहीं पा रहे हैं। उसमें वी गार्ड, हिंदुस्तान जिंक अपने फ्लोर प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ करीब 5% नीचे आ चुका है। सुप्राजीत इंजीनियरिंग यहाँ पर भी करीब 5% की गिरावट। मज़गाफ डॉक यहाँ पर करीब 3.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वही पॉलिसी बाजार में भी करीब 3% की गिरावट है। तो ये कुछ एक शेयर जहाँ पर कि मार्केट की इस स्ट्रेंथ में भी स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है इन शेयरों में। लेकिन कुछ एक खबरें जो कि ग्लोबली चल रही हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट जो खबर रहेगी वो इस हफ्ते रहेगी जैक्सन होल में शुक्रवार को जो एक सिनॉप्सिस होती है, यानी कि फेड चेयरमैन अपनी स्पीच देंगे, उसमें मार्केट की नज़र रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रेट कट की तरफ इंडिकेट कर देंगे कि सितंबर में रेट कट आ रहा है। अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट और ऑन द एग्रेसिव साइड 50 बेसिस पॉइंट। तो उनकी टोन डिसाइड कर देगी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बोलते हैं या 50 का। जो अगर डॉविश टोन होगी तो जाहिर सी बात है कि 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। महेश सर, अगर ये रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का रहता है और अगर ये 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्ट करने लगता है फ्राइडे को, अभी रेट कट तो सितंबर में होगा, वो केवल स्पीच देंगे अपनी फ्राइडे को, दुनिया भर की जो नजरें हैं, कैसे मार्केट लेगा इसको? कितना पॉजिटिवली लेगा अगर 25 बेसिस पॉइंट रहता है, या कितना पॉजिटिवली लेगा जब 50 बेसिस पॉइंट या उनकी टोन थोड़ी एग्रेसिव साइड पर रहती है रेट कट को लेकर? डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट ऑलरेडी मान के चल रहा है। अगर 50 बेसिस पॉइंट में अगर होता है और कमेंट्री पॉजिटिव है, तो फिर अपन इसको एक मान के चल सकते हैं कि ये आगे और पॉजिटिवनेस हो ट्रिगर बन जाएगा। जो हमारा मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है फिलहाल, और वो इसको वापस एक रेंज को क्रॉस करने की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल यस, ये आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि 25 बेसिस पॉइंट में तो ठीक है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट की कोई कमेंट्री आती है और अच्छी कमेंट्री करते हैं, तो फिर हमारा मार्केट भी एक मजबूती से आगे बढ़ने की तरफ चलेगा। और बिल्कुल। हम बात अमेरिका की करें तो वहाँ के डेटा भी अभी जो है वो ठीक 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 आने चालू हो गए हैं। तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिवनेस जो है वो लग रही है अभी। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर, आयरन ओर की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल के लोस पर आ गई हैं, 2022 के लोस पर आ चुकी हैं और $93 पर टन तक पहुंच चुकी हैं। महेश सर, अगर देखें तो आयरन ओर से जुड़ी हुई कंपनी लाइक एनएमडीसी, जीपीआईएल और वेदांता, जो वेदांता का प्रोडक्शन अब कम है आयरन ओर में, साथ ही जीपीआईएल अपने इंटीग्रेटेड प्लांट में ज़्यादा यूज़ करती है आयरन ओर, लेकिन एनएमडीसी तो एक्सपोर्ट भी करती है और एनएमडीसी सभी कंपनियों को सप्लाई भी करती है आयरन ओर। कैसे देख रहे हैं सर कीमतें 2 साल के लोस पर, और विज विज स्टील कंपनियां जो कि इस आयरन ओ को अपने रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है? डेफिनेटली आप देखेंगे प्राइस जो है ऑलरेडी स्टॉक्स के अंदर, ऑलरेडी स्टॉक्स काफी अपर साइड से बीटन अप हो चुके हैं। तो ये प्राइस जो है ऑलरेडी लो है, तो इसके साथ में स्टॉक्स के प्राइस भी जो है ऑलरेडी बीटन अप हो चुके हैं। और एनएमडीसी के अंदर देखे तो एक गवर्नमेंट के अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट आया था, उसके हिसाब से भी इसके अंदर थोड़े से प्रेशर बने बने हुए हैं।
तो प्राइस ऑलरेडी उसके हिसाब से डाउन है। अब यहाँ से ज्यादा डाउन साइड अपन इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो ऑयल एंड ऑयल प्राइस 2 साल की डाउन हुई, यहाँ से धीरे धीरे रिबाउंड होंगे, अगर वापस अपसाइड होंगे तो धीरे धीरे अपने स्टॉक्स में भी थोड़ी सी जान बनेगी। फिलहाल प्राइस ऑलरेडी इन ऑलमोस्ट होते हुए दिखे हुए हैं, तो ज्यादा इसमें कोई पहले घबराने जैसी, अभी यहाँ से घबराने जैसी बात नहीं लग रही है। बिल्कुल। साथ ही एक और अच्छी खबर जो कि इस वीक में या कभी आने वाले निकट भविष्य में बन सकती है, जिसका मार्केट पूरी दुनिया का इंतजार कर रहा है, वो है इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। पिछले वीक भी बातचीत हुई थी, इस वीक भी बातचीत एक्सपेक्टेड है। हालांकि सीज फायर की अभी बातों में अटकलें ही हैं कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन पार्टीज बैठ रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिए। अगर सीज फायर की बात आ जाती है, यानी युद्ध विराम हो जाता है, तो कम से कम वर्ल्ड में जो दो बड़े युद्ध चल रहे हैं उसमें से एक युद्ध अगर रुकता है तो ये मार्केट के लिए शायद पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। साथ ही एक और बड़ी खबर जो कि गोल्डमैन सैक्स ने अभी इसी मंथ के शुरुआत में बोली थी, जब मार्केट गिरे भी थे, कि अमेरिका में मंदी की प्रोबेबिलिटी 25% तक हो गई है। लेकिन उन्होंने ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको घटा दिया है, अब ये 20% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अब उनको लगता है कि मंदी के चांसेस अमेरिका में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि डेटा उनका ठीक आ रहा है। और रेट कट को लेकर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रेट कट आ जाता है तो और ज़्यादा संभावनाएं कम हो जाएंगी। सर, अगर हम देखें तो इजराइल हमास का युद्ध अगर ये एक बार के लिए सीज फायर हो जाता है, मार्केट इसको कितना पॉजिटिवली लेगा? देखिए, अपना मार्केट ऑलरेडी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। थोड़ा इम्पोर्टेंस जरूर दे रहा था, बट इतना इम्पोर्टेंस उस चीज को नहीं दे रहा था। अगर लेकिन ये विराम हो जाता है और लेकर, तो वो एक ऑल ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज होगी। और हमारे मार्केट के अंदर जो एफआई का इनफ्लो जो है थोड़ा सा अटका हुआ है, और तो एफआई का इनफ्लो अपने को और देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से लगता है कि ये अगर विराम होगा तो हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर ही साबित होगी। बिल्कुल, रेड सी क्राइसिस भी इसकी वजह से हुआ, शिपिंग रेट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट फ्रंट पर जो कॉस्ट है उसमें कहीं ना कहीं कटौती होती हुई दिख सकती है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी कंपनी से जिनसे हमने बोर्ड रूम के तहत बातचीत की, तो उनका यही कहना था कि जो कॉस्ट है उनकी, एक्सपोर्ट कॉस्ट या इंपोर्ट कॉस्ट, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके जो मार्जिन है वो थोड़े से श्रिंक हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर शायद बन सकती है। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनको भी कैटर करते हुए चलते हैं। पहला सवाल है अविनाश चौधरी जी का, बोल रहे हैं कि हेलो, रक्षाबंधन की आप लोगों को बधाई। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इनके दो क्वेश्चन हैं। सर, इरिडा इन्होंने 270 रुपये के लिए हुए हैं 2000 शेयर, और दूसरा इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक में ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री बनती है इन लेवल्स पर, अभी वेट किया जाए। सर, दोनों पर आपका आंसर। देखिए, इरेडा ऑलरेडी आप हो चुका था, अब एक कूल डाउन, एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट जो है उसका वेट कर रहा है मार्केट की, कैसा उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में उसमें फर्दर कोई अपसाइड या डाउन साइड का जो है वो ट्रिगर देखेंगे। फिलहाल यहाँ से एक 228 230 का स्टॉप लॉस बना के लगा के स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। अपर साइड के जो लेवल है, अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी या अच्छे डेटा देखने को मिलते हैं तो आपके जो 270 के लेवल है उसको भी सरपास जरूर करेगा। स्टॉक्स के अंदर काफी कुछ पॉजिटिवनेस है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्ड करते हैं तो वो डेफिनेटली कोई आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। पॉजिटिवनेस अभी भी बरकरार है। मोमेंट भी आप देखेंगे तो वो नीचे का जो 235 240 का जो रेंज है वो ज्यादा ब्रेक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट नीचे में अच्छा खासा है, आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। इसको एक 228 का स्टॉप लॉस करेंगे। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। दूसरी अपन बात करें ओला की, तो ओला हमारी पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ओला हमारे हमने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था, मीडिया में भी काफी लोगों को जब लिस्टिंग डे के ऊपर भी सजेस्ट किया कि इसको 2 से 3 साल तक के होल्ड कर सकते। बट ये अब ये शॉर्टर टाइम के अंदर जो है वो काफी अच्छा बढ़ गया है। आप वैल्यूएशन हिसाब के हिसाब से देखें तो आपको शायद से ये एक्सपेंसिव लगेगा, बट इनके जो ट्रिगर है वो अगर आप देखेंगे तो वो काफी अलग टाइप के ट्रिगर है। अभी ये जो बैटरी बना रहे हैं वो एक अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर इनका कोई भी एक प्रोडक्ट जो है अभी रिसेंटली लॉन्च करें, इनकी लॉन्चिंग पाइपलाइन भी जो है लंबी बनी हुई, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर ट्रिगर कर गया मार्केट के अंदर तो होप कि ये इनके लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम साबित होता है। उसकी उसके लिए ही जो है जी। ओला में मोमेंटम बना हुआ है।
तो ओला फ्रेश एंट्री के लिए अगर आपको करना है तो शायद से मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। और अगर आपके पास में है तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगा के 118 का उसको होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ओला को होल्ड तो कर सकते हैं, अभी फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और बाकी इरिडा पर भी सर ने अपनी राय दे दी है। हमारे साथ दूसरे एक दर्शक हैं जिनका सवाल है डीसी चौधरी जी का। बोल रहे हैं कि सर इनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 300 शेयर हैं 290 रुपये के प्राइस के, लॉन्ग टर्म पर व्यू चाहिए इनको। इसके रिजल्ट्स अभी फिलहाल ठीक आए थे, उसके हिसाब से इनका जो है लेवल जो है शायद थोड़ा टाइम के अंदर सरपास कर पाएगा। एक 238 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको मेंटेन करिए। और पॉजिटिवनेस अभी भी स्टॉक्स के अंदर बनी हुई है, इतनी नेगेटिवनेस अभी तक बनी नहीं है। थोड़ी सी एक आगे की भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगी तो इनके लेवल जो है शायद सरपास करके 320 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन है, थोड़ा टाइम वहां पे कंसोलिडेशन के अंदर निकालेगा, वापस से ये 285 290 के ऊपर सस्टेन किया तो 320 तक के लेवल आराम से दिखा सकते हैं। बिल्कुल, शैलेंद्र सिंह जी का सवाल है एल&टी फाइनेंस के सर 166 रुपये के इन्होंने बाय किए हुए हैं, क्या करें अब, सेल कर दें क्या? अगर इनको सेल करके कोई दूसरा काउंटर लेना है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। और इनको एक स्लो एंड स्टडी रिटर्न के हिसाब से होल्ड करना है तो फिर होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे जी हिसाब से फिलहाल अगर स्विच करें तो कुछ काउंटर मार्केट में रहते हैं तो स्विच करें तो ज्यादा बेटर है। जी। ज्योति रंजन जी का सवाल है कोचीन शिपयार्ड कब तक गिरेगा? सर अभी तो गिरा ही था, काफ़ी सवाल भी आ रहे थे, लेकिन चलिए पूछ लेते हैं। सर इनको शायद एक लेवल का इंतज़ार होगा, तो कहाँ तक वेट करना चाहिए सर कोचीन शिपयार्ड के लिए? नहीं, आप यहाँ से डिफेंस अगर अपन देखें तो डिफेंस के अंदर इतनी गिरावट अपने को शायद से देखने को मिले नहीं मिले, लेकिन थोड़ा बहुत अगर यहाँ से एक मैं पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करूँ 5 से 7% तक के जो है डाउन साइड अपन ओवरऑल सेक्टर के अंदर अभी भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स सारे स्टॉक्स काफी ओवर वैल्यूड हो गए, एक ट्रेंड जो है नेगेटिव बना हुआ है, तो एक नेगेटिव ट्रेंड के कारण लोअर कंसोलिडेशन जोन बनेगा, तो यहाँ से 5 to 7% तक के जो डाउन साइड जो बन सकते हैं, तो वहां पे एक पोजीशन स्पेसिफिक हाल के अंदर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वहां पे भी एक वापस से पोजीशन बनाई जा सकती है। फिलहाल इसको एक थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा और वेट करिए, शायद आपको नीचे के अंदर 5 से 7% तो एटलीस्ट नीचे के अंदर मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 5 से 7% तक की गुंजाइश है इस शेयर में गिरने की। एक हमारे दर्शक हैं सर HPL और HBL पावर दोनों पर पूछ रहे हैं कि इनमें क्या एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए दोनों ही कंपनी जो है काफी ठीक लग रही है। HBL पावर और HPL इलेक्ट्रिक आई थिंक। जी तो बिल्कुल। HPL इलेक्ट्रिक जो मीटर वगैरह बनाती है उसका काफी ठीक चल रहा है कामकाज। HPL यस यहाँ से भी होल्ड किया जा सकता है, और HPL पावर भी जो है वो भी ठीक लग रहा है, तो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। सर ये फ्रेश एंट्री पूछ रहे हैं, ये फ्रेश एंट्री कर लें क्या? फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करिए, मार्केट मेरे हिसाब से एक इनको वापस से थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दे सकता है लोअर की, तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा शायद 10 से 15 दिन आप वेट कर लीजिए। अच्छा, 10-15 दिन बाद सर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा या ये शेयर गिर जाएंगे? मार्केट गिरे ना गिरे इन शेयर में शायद से अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अच्छा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले लोअर में तो वो टाइम पे बनाइए। फिलहाल मार्केट में कंसोलिडेशन मूव चल रहा है, तो हर स्टॉक्स में कोई ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आते रहती है, तो यहाँ पे भी अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तब वापस से आप एंट्री बना सकते हैं। जी बिल्कुल। कुछ एक खबरें जो कि डोमेस्टिक मार्केट से जुड़ी हुई हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। चमन लाल सेठिया में आज शेयर बायबैक की एक्स डेट है। बायबैक का जो प्राइस है, अधिकतम प्राइस, वो 300 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, और बायबैक करीब 20 लाख शेयरों का होगा, तो करीब 6 करोड़ रुपये 60 करोड़ रुपये का ये बायबैक है। सर कैसे देखना चाहिए इस शेयर को? चावल से जुड़ी कंपनी है और बायबैक लेकर आ रही है 300 रुपये, और अभी के प्राइस से भी ऊपर ही चल रहा है। जो बायबैक का प्राइस है वो अभी भी ऊपर है। डेफिनेटली ये राइस कंपनी जो है वो एक पॉजिटिवनेस अभी भी लेकर चल रही है, चाहे KRBL हो चाहे चमनलाल सेठिया हो। तो यहाँ पे हमारा तो इसमें दोनों कंपनीज में काफी टाइम से ट्रैक रहा है, और ये अभी भी यहाँ से एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ से भी अगर कोई बायबैक के हिसाब से नहीं, अगर कोई दूसरे हिसाब से भी होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकता है। यहाँ पे एक वापस एक पॉजिटिवनेस अपने को देखने को मिलेगी दोनों काउंटर में, चाहे KRBL है चाहे चमनलाल सेठिया है, तो दोनों अच्छे काउंटर लगते हैं।
जी। एक खबर और सर, मारुति को Q2 में 850 करोड़ रुपए का मुनाफे के तौर पर झटका लगेगा। ये एक बुकिश एंट्री होगी, क्योंकि डैक म्यूचुअल फंड के निवेश में जो इंडेक्सेशन पर जो टैक्स को लेकर नियम चेंज किए गए, उसकी वजह से उनको अपनी बुक में करीब 850 करोड़ रुपए की एक जो अदर इनकम है उसको घटाना पड़ेगा। अब जब वो अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करेंगे तब उस समय टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, अभी नहीं बनेगी। लेकिन कंपनी ने कहा है कि अदर इनकम जरूर कम हो जाएगी उनकी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा वो इस बार 850 करोड़ रुपए जो जुलाई सितंबर तिमाही के जब नतीजे आएंगे अक्टूबर में, तो वो आपको कम दिखेंगे। मारुति पर रिएक्शन भी है आज, काउंटर हल नेगेटिव साइड पर फ्लैट है। कैसे देखना चाहिए सर? डेफिनेटली ये Q2 के अंदर आपको देखने को मिल ही जाएगा, और ये काउंटर के अंदर थोड़ा सा नेगेटिवनेस को एड ऑन करेगा ही। और बाकी भी खबरें जो है फिलहाल थोड़ी सी मारुति के अंदर ऑलरेडी नेगेटिवनेस मिली, तो थोड़ा सा यहाँ से एक डाउन साइड अगर मिलता है तो वो वापस से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ से थोड़ा सा 11,500 से 11,700 का अगर लेवल कोई भी देखने को मिलता है, तो वहां पे एक ठीक ठाक बाइंग वापस से बन सकती है। थोड़ा डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकता है। जी। रेलवे कंपनियों की बात करते हैं। रेलवे कंपनियों में हमारे काफ़ी दर्शक भी निवेशित हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग काफ़ी आकर्षित हुए क्योंकि इनकी चाल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी। तो एक भी खबर रेलवे से जुड़ी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कल गवर्नमेंट की तरफ से आया। उनका कहना है कि गुड़गांव मानेसर और साथ ही सोनीपत पानीपत रैपिड रेल को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। हमने देखा था कि सर, जो दिल्ली से मेरठ के लिए जो एक रैपिड रेल का निर्माण किया गया, उसमें कुछ एक कंपनीज जिनको ऑर्डर मिले थे, उसमें L&T, एरिकॉन, डेटामेटिक्स ग्लोबल और KEC, इन कुछ कंपनियां थीं जो लिस्टेड प्लेयर थीं जिनको कि ऑर्डर अच्छे खासे मिले थे। क्या लगता है सर, इन्हीं कंपनीज पर फोकस करे मार्केट रेलवे से जुड़ी हुई, या जो दूसरी कंपनीज हैं रेलवे में उन पर भी फोकस करना चाहिए? नहीं, फिलहाल एयरकॉन जो है, एयरकॉन के अंदर, L&T के अंदर, KEC के अंदर, इन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इनका वर्किंग जो है वो उसके अंदर ज्यादा है। तो बाकी तो डेफिनेटली बाकी सारे अपने करते रहेंगे, लेकिन लीडर के तौर पे यही कंपनियां मेरे हिसाब से अपने को देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं कंपनियों पे फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सर, इरकॉन में कैसे देखें? एयरकॉन ज्यादा पॉजिटिव लगता है मेरे को, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा लगता है, और पॉजिटिवनेस जो है एयरकॉन के अंदर बाकी सारी चीजों की वजह से भी बनी हुई रहेगी। एयरकॉन कंपेयर टू रेलवे काउंटर जो है, बाकी अदर काउंटर, एयरकॉन ज्यादा अच्छा लगता है। जी, तो इसमें क्या टारगेट्स लेकर चल सकते हैं सर? इसमें 320 से 350 की रेंज जो है आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अगर लोअर कर तो 238 240 का लगा के रखिए, थोड़ा सा व्यू 3 से 6 महीने का कम से कम बनाइए। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा ज्यादा भी इसके अंदर टारगेट सेट किए जा सकते हैं। तो इरकॉन कंपेयर टू अदर रेलवे काउंटर, इरकॉन ज्यादा बेटर लगता है। जी। सर, KEC इंटरनेशनल, ये भी जो ट्रैक बिछाने वाली कंपनीज में इसका भी काफ़ी अच्छे से नाम आता है। EPC में इनका बड़ा अच्छा नाम है। KEC पर किस तरह से देखें, क्योंकि 828 रुपये ऑलरेडी काउंटर चल रहा है, और अगर मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किस तरह से ये शेयर रहा है, तो ये 2020 में तो कोविड के समय तो 150 रुपये था, लेकिन अगर हम अभी की हाल फिलहाल की रैली देखें तो 530 रुपये से पिछले एक साल में करीब 850 रुपये की रेंज पर आया है। क्या करें सर KEC में? नहीं, केसी वैसे कंपनी का वर्किंग काफी जो है बढ़िया चल रहा है। अभी फिलहाल वैसा कोई नेगेटिवनेस केसी में बना हुआ नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिवनेस ही है। अगर लोअर लेवल पे एक 760 का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू अगर ट्रेड भी, अगर लॉन्ग साइड ट्रेड भी बनाना है तो भी बना सकते हैं। और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जो है अभी भी कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये 950 से 975 तक के लेवल जो है अपने को शॉर्टर टाइम में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का वर्किंग जो है काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो उस हिसाब से केईसी में भी एक पॉजिटिवनेस अपने को लग रही है। जी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम मेट्रो निर्माण में अब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। अमेरिका और चाइना, इनके बाद हमारे ही नंबर आता है, और अमेरिका को भी हम जल्दी ही बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ऑफ मेट्रो रेल जो हमारे यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है उसके लिहाज से। और अभी भी जो मेट्रो पर सरकार का फोकस है काफ़ी एग्रेसिव साइड पर है। सर, मेट्रो रेल से कुछ जुड़ी हुई कंपनियां आपके जहन में आती हैं जो कि आपको अच्छी लग रही हो? नहीं, फिलहाल तो अभी भी जैसे जैसे आउटकम आएंगे उसके बाद में उसको ज्यादा से डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो फिलहाल जो नॉर्मली
काम कर रही है वही कंपनीज के अंदर फोकस है। बट ये सेक्टर जो है जैसे जैसे अभी एक्सपांड होगा उसके हिसाब से बाकी सारे प्लेयर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो फिर उसके हिसाब से अपन उसको देख सकते हैं। फिलहाल तो जो मेनली लीडर कंपनीज है उसी के ऊपर फोकस अपन करें तो सर ज्यादा कौन सी बेटर। कंपनियां जिन पर कि अभी फोकस रखना चाहिए? ये जो अपन ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, मेट्रो के लिए भी लार्सन जैसी कंपनीज है उनका भी होएगा, या बाकी जो रिलायंस इंफ्रा है जिन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ये सारी कुछ कंपनीज है जहाँ पे अपन ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर। बाकी ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके अंदर बाकी सारी कंपनीज भी अपना एक्सपोजर भी बढ़ाने के लिए सोचेगी, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का फोकस वो सेक्टर के अंदर है। तो काफी सारी कंपनीज जो है उसके अंदर अपना फोकस बढ़ाने पे कर रही है, तो वो हिसाब से थोड़ा लगता है कि इस सेक्टर में भी ज्यादा कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। बट थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद में इसमें कुछ आकलन करना चाहिए। बिल्कुल। तो रेलवे शेयरों में जो निवेशक हैं वो लीडर कंपनीज के साथ अगर हैं तो बने रहें। और इरकॉन जैसी कंपनी में सर ने टारगेट 320 से 350 के दिए हैं। केईसी पर भी सर ने अपना पॉजिटिव व्यू दिया है। तो ये कुछ एक कंपनीज हैं जहां पर कि रेलवे को लेकर फोकस में रहना चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, रंजीत राय जी हैं। राय साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मैं अदानी टोटल गैस के बारे में पूछ रहा था कि 200 शेयर है मेरे 952 के रेट से। तो उसे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये शेयर थोड़ा सा सुस्त रहता है और अदानी समूह में कभी भी तेज़ी भी आती है तो ये शेयर उतना तेज़ी से पार्टिसिपेट नहीं करता। अ, महेश सर, कैसे देखना चाहिए अदानी टोटल गैस? रिजल्ट्स ठीक हैं, ग्रुप भी ठीक है, जितना मतलब फंडामेंटली अगर देखें, और कंपनी एक्सपेंशन मोड में भी है। क्यू ऑन क्यू, वाई ओ वाई रिजल्ट भी अभी मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से देख रहा था, रिजल्ट ठीक आ रहे थे, लेकिन शेयर नहीं चलता ये। डेफिनेटली ये एक शेयर ऐसा अदानी ग्रुप है जहाँ पे वॉलेटिलिटी के नाम पे थोड़ी कम वॉलेटिलिटी अपने को देखने को मिलती है, या नेग्लिजिबल वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ से एक अपने को एक टेक्निकल टर्म्स यूज करके इसको स्टॉप लॉस 760 से 770 का एक स्टॉप लॉस बना के आपके ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम बनेगा तो 920 950 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो और ज्यादा अपर साइड के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली ठीक ठाक है, बट मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है। तो उस हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस लोअर लेवल का लगा के थोड़ा टाइम और इसको देना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि इसमें पॉजिटिवनेस वापस से देखने को मिले। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, स्त्री 2 इसकी रिलीज़ हुई थी फ्राइडे और बड़ा अच्छा इसका कलेक्शन आया, 172 करोड़ रुपए केवल 3 दिन में। काफ़ी दिनों बाद बॉलीवुड की कोई मूवी इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है। पीवीआर आइनॉक्स का शेयर हमने फ्राइडे को ही देखा कि चल रहा था, अच्छा चला 4.5%। सर कैसे देखना चाहिए पीवीआर आइनॉक्स या मुक्ता आर्ट जैसी कंपनीज जो कि सिनेमा घर चलाती हैं? शायद से मैंने जहाँ पे रीडिंग किया था ये 200 करोड़ पार शायद हो चुका है इसका कलेक्शन। सर हो तो सकता है, मैंने कल रात का ये डेटा है जो मेरे को मिला। तो शायद से हो सकता है कि मैंने या तो किसी का तरुण आदर्श वगैरह का कोई ट्वीट देख लिया होगा वो, या तो जी। फिर कुछ और। बट ओवरऑल आप देखेंगे इससे पहले भी एक पिक्चर आई थी, वो भी अच्छा खासा उसके अंदर एड ऑन किया था। ये सारे ट्रिगर जो है पीवीआर के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रहे हैं, और यहाँ पे स्त्री 2 ने उसके लिए एक अच्छा और मोमेंटम जो है वो ऐड कर दिया है। यस, डेफिनेटली इसके अंदर पीवीआर और मुक्ता आर्ट जो भी है जिनको बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर अपन बने रह सकते हैं। यहाँ पे पीवीआर के अंदर ये और पॉजिटिवनेस, क्योंकि जिस हिसाब से रिव्यू आ रहे हैं ये और भी आगे जो है चलने वाली लग रही है। हो सकता है ये 500 करोड़ के क्लब के अंदर भी ऐड हो जाए। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस 1480 का अभी फिलहाल पीवीआर के अंदर अगर ट्रेड करना है तो 1480 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक्स में 1620 से 1650 का के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी भी अच्छा कर रही है पिक्चर, और इसमें रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है ये और कुछ दिन और अच्छा मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहे इसके। बिल्कुल, स्त्री 2 अभी 2 घंटे पहले तक का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 190 करोड़ अब इनकी कलेक्शन हो चुकी है और 200 करोड़ की तरफ ये कंपनी बढ़ रही है कलेक्शन की साइड पर। तो 172 करोड़ कल रात तक का डेटा था, ये 190 करोड़ अब सुबह मॉर्निंग में अपडेट हुआ है। तो काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी अपनी कलेक्शन बढ़ाती हुई, चलिए अच्छी बात है कि बॉलीवुड की एक मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है। कुछ एक क्वेश्चन और लेते हुए चलते हैं।
सर एक हमारे दर्शक हैं प्रकाश कुमार चौधरी, इनका सवाल है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC पर 55 रुपये के इनके पास 10,000 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। काफी सारे जो इन्वेस्टर है उन्होंने ये लेवल पे लेके भी रखा। फिलहाल QIP की वजह से थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर डाउन साइड बना हुआ है, तो उससे कोई घबराने जैसी वैसी बात नहीं है। यहाँ से भी बने रही है अपर साइड के 75 से 80 तक के लेवल जो है अपने को स्लो एंड स्टडी अपने को इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी अपना एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है और काफी टाइम से ट्रैक है। यहाँ पे कंपनी जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने बिजनेस के अंदर कर ही रही है, तो यहाँ से बने रहने की सलाह है। आप इसको होल्ड करिए, थोड़ा सा व्यू जो है 9 से 12 महीने का रखिए। हो सकता है कि अपने को अच्छा सरप्राइज स्टॉक्स प्राइस के हिसाब से देखने को, पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिले। बिल्कुल। तो सर ये QIP में इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नीचे के प्राइस का आ रहा है, मैंने इसको चेक नहीं किया था। बस वो QIP अनाउंसमेंट आया था तो उसके दिन के हिसाब से थोड़ा सा डाउन हुआ था। तो हो सकता है कि QIP का प्लेसमेंट जो है कुछ डिस्कस होता रहे इन्वेस्टर के साथ में या जो भी है, तो उसकी बाद में थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर प्रेशर बना हुआ था। हालांकि हमने तो फंडामेंटल के रिव्यू के हिसाब से ही देख रहे हैं, बट उस पर्टिकुलर न्यू अनाउंसमेंट के बाद में स्टॉक्स के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला। जी। एक हमारे दर्शक हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो बोल रहे हैं कि मनी 9 का चैनल का रेगुलर व्यूअर हूं। थैंक यू प्रदीप जी। इनका सवाल है कि सर रिसेशन या कोविड जैसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है? लखनऊ से आई थिंक ये हैं सर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर दे दें। देखिए, फिलहाल न तो हमारे इंडिया में रिसेशन जैसी स्थिति है, न कोविड जैसी स्थिति है। हाँ, अभी मनी पॉक्स वाली जो बीमारी है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर करी है। WHO ने जो गाइडलाइंस वो जारी की है कि यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको शायद हो सकता है वैसी कोई न्यूज देख ली रहे और उसके कारण से इनके दिमाग में आता रहे। तो फिलहाल वैसी कोई स्थिति नहीं है अपने को, पहली बात तो ये है। बट अगर आपको वो टाइप की कोई स्थिति अपने को देखने को मिलती है, तब आपको एक पेशेंस के साथ में होल्ड करना पड़ता है। जो भी आपकी पोजीशन है वहाँ पे नया से जो फ्रेश है वो एंट्री आपको, जो वहाँ पे जो भी कंपनीज है वो टाइम पे ट्रेंड के हिसाब से, और वो टाइम पे भी फार्मा कंपनीज है या फिर लैब कंपनीज है, वो टाइप की कंपनीज का रिवेन्यू जो है अपसाइड हो जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम टू टाइम ट्रेंड के हिसाब से अपन उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे कोविड में था तो वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो बन गया था, लैब्स के अंदर टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रहे थे, फार्मा स्टॉक्स के अंदर हो रहे थे, ड्रग्स केमिकल कंपनीज को बेनिफिट हो रहा था। तो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से अपन उसको देख सकते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो इस सिचुएशन के हिसाब से ही अपने को देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल घबराइए मत, वैसी कोई स्थिति अपने को देखने को नहीं मिलेगी। जी। इसी बीच हमारे साथ SBI कैपिटल के फंडामेंटल रिसर्च हेड मिस्टर सनी अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सनी सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए, और पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। Yeah, good morning everyone and thanks for having me on the show. प्लेजर साहब। सर रक्षाबंधन का दिन है तो राखी से ही शुरुआत करते हैं। राखी के कारोबार, कुछ एक कंपनीज पर भी फोकस करेंगे। राखी का कारोबार इस बार ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20% बढ़कर, केवल राखी का 20% बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए के पार रह सकता है। अगर हम देखें तो भारतीय जो राखी हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। जो लोग हैं उनका फोकस अब इंडियन राखी खरीदने पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ राखी जो कि मार्केट में अवेलेबल थी। तो चाइनीज़ से फोकस करके इंडियन राखी पर आ रहा है, इसलिए जो प्राइजेज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं और इसलिए वैल्यू टर्म्स में एक अच्छा खासा वैल्यू बनकर आ रही है 12,000 करोड़ रुपए की। साथ ही अगर देखें तो ये जो राखी का बिजनेस है लगातार किस तरह से बढ़ रहा है। आप 2018 से देखिए, बॉटम में 3,000 करोड़ रुपए का ये राखी कारोबार होता था, 2019 में 3,500 करोड़ रुपए, 2020 में 5,000 करोड़ रुपए की राखियां बिकी, 2021 में 6,000 करोड़ रुपए की राखी बिकी, 2022 में 7,000 करोड़ की, और 2023 में 10,000 करोड़ की राखियां बिकी हैं, और 2024 में अब 12,000 करोड़ रुपए की राखियां बिक चुकी हैं या एस्टिमेटेड है कि ये इतने करोड़ की बिकी जाएंगी। सनी सर, मैंने बहुत कोशिश की कि राखी से जुड़ी हुई कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में हो, लेकिन मिली नहीं।
लेकिन जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो कुछ एक जो गिफ्ट में जो लोग देते हैं अपनी सिस्टर्स को, या सिस्टर्स भी छोटे भाइयों के लिए लेकर आती हैं, तो उसमें एक ट्रेंड बहुत चलता है आजकल कि चिप्स बहुत होते हैं और वेफर्स और चॉकलेट्स वगैरह का जो एक पूरा रैप बनाकर एक बास्केट बनाकर दी जाती है, उससे इनका कारोबार काफ़ी अच्छा चलने लगता है। और अब ये जब शुरू हो जाता है फेस्टिव सीज़न राखी से, तो ये दिवाली तक हम यही मानते हैं कि फेस्टिव सीज़न चलता ही रहेगा। छोटे छोटे कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहते हैं, कभी दशहरा, कभी नवरात्रा, कभी दिवाली का त्यौहार, भैया दूज। ऐसे में सर नेस्ले, लोटस चॉकलेट, प्रताप स्नैक्स, वरुण बेवरेजेस, इन जैसी कंपनीज को फोकस में करना चाहिए क्या? डेफिनेटली पहले तो राखी के त्योहार पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो अगर वैल्यू टर्म्स में देखोगे, आई थिंक ये नंबर डेफिनेटली बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राखी का बेसिकली जो राखी की टाइप है वो काफी फैंसी हो गई है। पहले हम एक सिंपल, एक पहले मोली आती थी राखी के फॉर्म में सिंपल, अब बहुत ज्यादा फैंसी राखी भी आने लगी है, बच्चों की राखी। तो मुझे लगता है कि ओब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये जो बिजनेस है, ओवरऑल इंडस्ट्री है, काफी जोरों से ग्रो हो रही है, और मुझे लगता है कि आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और रही गिफ्टिंग की बात, यस डेफिनेटली देर आर सर्टन सब सेक्शन जहाँ गिफ्टिंग का एक बेनिफिट वो सेक्टर को दिख के आता है, जैसे चॉकलेट्स हो गया, या फॉर दैट मैटर प्रोसेस फूड, या कंज्यूमेबल्स हो गए, कुकीज हो गई, टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई। तो मुझे लगता है कि यस ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेफिनेटली राखी के त्योहार से बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर लगातार काफी सारे फेस्टिवल हैं, जैसे जन्माष्टमी है, आगे फिर गणेश चतुर्थी है, फिर उसके बाद एक थोड़ा स्लैक पीरियड रहेगा श्राद्ध का, उसके बाद फिर नवरात्रि और दिवाली। आई थिंक पूरा जो, अगर आप इवन जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी कमेंट्री भी सुनेंगे तो ये नजर आएगा कि एवरीवन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज फार एज फेस्टिवल सीजन इज कंसर्न। और इसका जो बेनिफिट है अक्रॉस द बोर्ड डेफिनेटली जितनी भी कंजम्पशन कैटेगरी है उसमें देखने मिल ही रहा है। केस इन पॉइंट, अब जैसे अगर हम वैल्यू फॉर मनी अपैरल सेगमेंट की बात करें तो जो जुडियो जो बिजनेस है ट्रेंड में, दैट बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। चॉकलेट्स की बात करें तो डेफिनेटली नेस्ले में दैट कैटेगरी इज डूइंग वेल। तो आई थिंक यस टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली बेनिफिट होता है लिस्टेड कंपनीज को, बट ऐसे पर्टिकुलर कोई प्ले नहीं है कि जहां आप राखी के त्योहार को जाकर के कोई स्टॉक ले सकते हैं। यस ओवरऑल फेस्टिवल सीजन के लिहाज से डेफिनेटली एक प्ले हो सकता है। केस इन पॉइंट कंज्यूमर ड्यूरेबल, यूजुअली हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है उनकी बिकवाली सेकंड हाफ में ऑफ द एनी फिजिकल ईयर, कैलेंडर ईयर काफी अच्छी होती है। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल्स हो गई, वहाँ एक हम एक अप ट्रेंड देखते हैं। अपैरल्स हो गया, वहाँ एक अप ट्रेंड देखते हैं। तो ओवरऑल एज अ कंजम्पशन कैटेगरी डेफिनेटली एक अपटिक हम देखते हैं कंजम्पशन में ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। जी, तो सर सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है आपको? विद इन कंजम्पशन कैटेगरी पूछ रहे हैं विवेक जी आप? बिल्कुल सर, इस पूरे स्पेस में कंसीडरिंग राखी, कंसीडरिंग ऑल द फेस्टिवल्स जो कि आ रहे हैं, और कंसीडरिंग की जो प्राइजेस जिनमें ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उनको छोड़ देते हैं, जिसमें प्राइस मूवमेंट अभी नहीं हुआ है या ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको देखते हुए सर। तो मैं थोड़ा सा मार्केट का अगर टेक्सचर देखो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक की ओर शिफ्ट हुआ है, और इसी के चलते कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं वहाँ ड्यू टू बेसिकली दो एडवांटेज है कि एक लो बेस रहा था लास्ट ईयर का, दूसरा कहीं ना कहीं इस साल अगर मानसून जिस तरह से नॉर्मल पैन आउट हो रहा है तो सभी कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक है कि रूरल बेल्ट में डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं, स्पेशली कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर, जहां हम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर आप देखें तो सभी होटल कंपनीज ने काफी रोबस्ट नंबर इस बार दिखाए थे, हालांकि थोड़े म्यूटेड थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड हीट वेव। बट जो ऑप्टिमिज्म है कि जिस तरह से ट्रैवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल, तो उसके चलते जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती है। तो कंपनीज लाइक इंडियन होटल और फॉर दैट मैटर सामी होटल, जहाँ एक हम टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, ये डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है। और अगर ऑटो पैक की बात करें तो ऑटो में ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि विद इन ऑटो महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी अ गुड प्ले ऑन एसयूवी एज वेल एज ट्रैक्टर प्ले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी डेफिनेटली 3300 3400 के टारगेट से पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है।
तो फेस्टिव सीज़न को डिमांड में रखते हुए सर ने 4 काउंटर बताए, एक सामी होटल, एक इंडियन होटल, टाटा कंज्यूमर और चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट सर? महेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? अगर आप रक्षाबंधन जब आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लोग अक्सर जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि एयरपोर्ट पर इतनी ट्रैफिक है, अरे जीएमआर को फ़ायदा हो रहा होगा। जब वो फ्लाइट में बैठते हैं देखते हैं अच्छा इंडिगो या स्पाइस जेट का इतना F&B बिजनेस बढ़ रहा है, इनके तो बड़े अच्छे मार्जिन्स आ रहे हैं और इतनी अच्छी फ्लाइट में ऑक्यूपेंसी लेवल है, तो उनके शेयर की तरफ देखना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। सर, जब फेस्टिव सीज़न आता है, चॉकलेट्स बिकती हैं मार्केट में, वेफर्स, चिप्स, इन सब की डिमांड बढ़ती है, आपका फोकस कौन सी कंपनीज पर जा रहा है? देखिए, हम तो क्या मारवाड़ी आदमी है, राजस्थान से आते हैं, तो मुंह मीठा जल्दी पहले करवाते। तो अमित जी लो बीका जी, तो बीका जी जैसी कंपनीज है वहाँ पे अपन डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। वहाँ पे सेल्स जो है इंक्रीमेंट होने के पूरे पूरे चांस है। एचयूएल है या फिर आपका नेस्ले है, ये सारी कंपनीज में फायदा होगा। बट स्पेस बीका जी में अगर अपन देखें या प्रताप स्नैक्स के अंदर देखें, तो यहाँ पे जो रहता है डिमांड जो है, अच्छी खासी डिमांड बढ़ जाती है। और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उन सब के लिए भी यहाँ पे छोटे रेंज में जो है प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं। और इनकी जो वेफर्स है, नमकीन है या मिठाई के डब्बे है, वो नॉर्मल सेलिंग तो रहती है। और स्पेसिफिक फेस्टिव सीजन के अंदर जो है, आप हर जगह पे जो है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो बीकाजी है, प्रताप स्नैक्स है, एचयूएल है, नेस्ले है, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रिफर्ड रहेगी कंपेयर टू अदर। और चॉकलेट के अंदर जैसे आप ऑलरेडी बता ही रहे हैं, तो ये है वरुण बेवरेज जो है, वो भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि वेफर्स अगर नमकीन के साथ में ठंडा तो चाहिए, तो वो भी एक अच्छा अभी भी ठीक ठाक रेंज में अवेलेबल है। तो यहाँ से भी वरुण बेवरेज को भी ध्यान में रखा जा सकता है। ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव व्यू अपना बन रहा है। बिल्कुल, तो सर ने पेप्सी, स्प्राइट सारी मिला दी हैं और वरुण बेवरेजेस को भी सर ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और प्रताप स्नैक्स भी लिया सर ने, और नेस्ले को भी सर फेस्टिव सीज़न में देख रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट से जुड़ी हुई 2 ही कंपनियां आई थिंक लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, नेस्ले और लोटस चॉकलेट। लोटस चॉकलेट में हमने एक अच्छा सर्च बनते हुए दिखाई दिया। पिछले केवल 6-7 महीने में ये काउंटर 370 रुपये से 1900-2000 की रेंज में पहुंच चुका है। तो लगभग मल्टी बैगर ये रिटर्न दे चुका है लोटस चॉकलेट, और अपर सर्किट लगातार चल रहा है। हमने लास्ट वीक भी बात की थी। महेश सर, आपके चलने से पहले सर कुछ आपकी रडार पर ऐसे शेयर जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? डेफिनेटली 2 शेयर हैं जहाँ पे अपना ट्रैक बना हुआ है। वहाँ पे रिजल्ट्स भी जो है ठीक लग रहा है, फंडामेंटल भी आगे जो है आउटलुक भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो पॉलीप्लेक्स है एक, तो पॉलीप्लेक्स आपको ये लेवल से अपन बाइंग कर सकते हैं। पॉलीप्लेक्स के अंदर डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, और ये लेवल से बाइंग की जा सकती है। 3 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से आपको 1450 से 1500 तक के लेवल जो है पॉलीप्लेक्स के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर है इनोवा कैप्टेप। तो ये लेवल से इनोवा कैप्टेप को भी बाइंग की जा सकती है, और इनोवा कैप्टेप के अंदर भी आपको 800 से 850 तक के लेवल जो है 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोनों काउंटर जो है फंडामेंटली अच्छे लग रहे हैं, और आउटलुक जो मोटा मोटी है वो पॉजिटिव लग रहा है। फिलहाल 3 से 6 महीने के हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं, और उसके बाद में भी हो सकता है कि आगे भी इसके अंदर पॉजिटिवनेस दोनों काउंटर के अंदर बनी रह सकती है। बिल्कुल, तो सर ने 2 काउंटर बताए हैं इनोवा कैप्टिव, जहां पर कि यहां पर 705 रुपये का लेवल्स चल रहे हैं, और 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप 850 तक के मैक्सिमम टारगेट के लिए आप रख सकते हैं। बीच में जो 2 टारगेट्स हैं 760, 800, इनको भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही जो सर की दूसरी कॉल है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्प, अगर हम देखें तो जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज़ हैं उनमें एक अच्छी सर्च देखने के लिए मिल रहा है, बी इट यूफ्लेक्स हो, ईस्टर हो, पॉलीप्लेक्स हो, इन सभी कंपनीज़ में अच्छा सर्च है। उसमें 1342 रुपये पर पॉलीप्लेक्स खरीद सकते हैं। 1500 रुपये तक के टारगेट के लिए 1258 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।